नमस्कार, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आज इस राष्ट्रीय बाल आयोग के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करेंगे अशोक श्रीवास्तव जी, अरुण पांडे जी और मेजर अरुण प्रकाश अम्बैथी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। दीपक जी, जैसा कि आप लोगों से चर्चा हुई थी, हम इस खास कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे कि जो आज का मीडिया है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे मैगजीन हो, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सिनेमा हो, उसका बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। जो हम आज का समाज देख रहे हैं, वो समाज जो बन रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है, मीडिया चाहे किसी भी स्वरूप का हो। तो इसी बारे में चर्चा करेंगे कि खबरें जो आ रही हैं टीवी पे या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो फिल्में दिखाई जा रही है, सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है, जो डायलॉग दिखाए जा रहे हैं, उनसे आपके, हमारे और हमारे समाज के बच्चे कैसे क्या ले रहे हैं और उसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं अशोक जी आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? आपका क्या विचार है? दीपक जी, पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि कोई दिशा है भी कि नहीं, क्योंकि आपने कहा सही दिशा में जा रहे हैं। सही दिशा में जा रहे हैं, इसका आकलन तो शायद हम तब करेंगे कि दिशा है भी कि नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको न्यूज चैनल की बात करता हूं। चलिए यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक न्यूज चैनल में काम करता हूं और मैं ज्यादातर न्यूज चैनल को ही लगातार उनका विश्लेषण करता रहता हूं। आप ये देखिए, ये बात आज की नहीं है, ये बात आज के करीब 5 या 6 साल पहले मेरे मन में ख्याल आया था कि किसी भी चैनल पर, किसी भी न्यूज चैनल पर आखिर बच्चों का कोई सेगमेंट क्यों नहीं है। आप तमाम चैनल उठाकर देखिए, किसी भी चैनल में आपको खास करके आधा घंटा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें बच्चों को डेडिकेट किया जा रहा हो। ऐसा क्यों है? महिलाओं के लिए आपने सेगमेंट बना रखा है, सास बहू और साजिश, फलाना ढिमकाना, इस तरह के, जो आपको लगता है कि जो महिलाएं घर में बैठी हुई हैं। इसके अलावा हर तरह का जो सेगमेंट है, आप रात को क्राइम शो भी दिखाते हैं, आप बाकी सारी चीजें भी दिखाते हैं, लेकिन बच्चों का सेगमेंट, बच्चों की बात कहां हो रही है आपके चैनल पे? कहीं नहीं होती है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। 5-6 साल पहले जब मेरे मन में ख्याल आया तो मैंने अपने यहाँ, हमारे यहाँ डीडी न्यूज में एक मीटिंग में मैंने एक बात उठाई। हमारे जो डीजी थे उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है, इस पे करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो काम ज्यादा हुआ नहीं। ज्यादा क्या, वो काम शुरू नहीं हुआ, हम भी नहीं कर पाए और मैं देखता हूँ किसी चैनल पर भी नहीं है। अभी जब ये कोरोना का टाइम, ये कोरोना का संकट शुरू हुआ, तब हमारे यहाँ एक अच्छी पहल हुई कि हमने एक आधे घंटे का डेडिकेटेड शो डीडी न्यूज पे शुरू किया, किड्स जोन, जिसमें बच्चों की बात हो रही है और बच्चों को तरह तरह से एंगेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ऐसी कोशिश, ऐसे प्रयास, ये बहुत छोटा प्रयास है, क्योंकि कोरोना संकट था तो लगा कि अब न्यूज पर बहुत फोकस मिल जाएगा तो और क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए ये आइडिया निकल गया। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड शो आधे घंटे कम से कम हर न्यूज चैनल को चलाना चाहिए। एक बच्ची से बलात्कार हो तभी बच्चे जो है टेलीविजन चैनल पर बच्चों की आवाज सुनाई दे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हम बच्चों को क्या दिशा देना चाहते हैं, हम बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, किस तरह का समाज उनके लिए बनाना चाहते हैं। क्या हम बच्चों को ये मानते हैं कि बच्चों का न्यूज चैनल से कोई वास्ता नहीं है? तमाम अखबार उठाकर देखिए, कई अखबारों में मैंने देखा है, ज्यादातर अखबारों में देखा, उनमें बच्चों का भी कॉलम होता है। हिंदी अखबारों में तो अक्सर बच्चों का कॉलम होता है। कुछ अखबारों ने बच्चों के लिए अलग से सेगमेंट निकालने शुरू किए थे, लेकिन टेलीविजन चैनल्स पर ऐसी कोई पहल मैं नहीं देखता। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अब जो नेटफ्लिक्स और बाकी जो तमाम चीजें, ये जो मोबाइल पर जो टीवी आपके आ गया है, ये तो और खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। आगे इस पर बात होगी तो मैं और विषय इस पर खुलकर रखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये मानता हूं दिशा की बात हम तब करें जब दिशा हो। अभी हम दिशाहीन हैं, हम किसी भी दिशा में जा ही नहीं रहे। मेजर अरुण प्रकाश जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत स्वागत है मेजर साहब आपका इस खास कार्यक्रम में। तो अरुण पांडे जी, अगला सवाल आपसे है। ये जो विषय है बच्चे और टीवी या खबरें, इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मुझको तो ये लगता है कि अलग से सेगमेंट या ये करना, बहुत सारी चीज न्यूज चैनल्स वगैरह के लिए तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है वो मार्केट डिसाइड करता है। तो एग्जैक्ट बच्चों का सेगमेंट आना चाहिए या कैसे आना चाहिए, ये तो अलग इशू है। लेकिन हमारा ये मानना है कि, मेरा मानना है खास तौर पर,
कि हम लोग अभी जो प्रेजेंट न्यूज या जो एलिमेंट देते हैं, इसमें कोशिश ये करें कि उसी में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रखें। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, उसकी बेटी ने कल को हल्की सी खांसी आ रही थी और उसके बाद वो रोने लगी। 12 साल की उनकी बेटी है, तो उन्होंने पूछा कि क्यों रो रही थी? बोले मुझको खांसी आ रही, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो बेसिकली क्या है कि ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कोरोना संकट से ही अगर हम देखें तो उसमें क्या हो रहा है कि ऐसी बम्बार्डिंग हो रही है और कुल मिला के लोगों को जो इतना कुछ सरकार भी बता रही है, इतना कुछ करने के बाद भी लोगों को तीन ही चीज समझ में आती है कि खांसी आ गई, सर्दी हो गई या बुखार आ गया, मतलब कोरोना हो गया। समझ रहे हैं आप? ये जब एडल्ट की ये स्थिति है तो छोटे बच्चे इस तरह की जो आधी अधूरी जानकारी जो उनको मिल रही है, न्यूज चैनल के माध्यम से भी मिल रही है और दूसरे तरीकों से भी मिल रही है, उससे क्या हो रहा है कि उनसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने का खतरा ज्यादा बढ़ गया। ये वाली इसलिए ये न्यूज चैनल की ये प्राइमरी जिम्मेदारी है कि जब आप कोई खबर देते हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो पूरा ऐसा पैकेज हो कि वो सबके लिए अच्छी हो, क्योंकि जो चीज बच्चों के लिए अच्छी होगी वो ऑब्वियस है बड़ों के लिए भी अच्छी होगी। आप निटी ग्रिटी नहीं कर सकते कि 5 साल के बच्चे के हिसाब से आप खबरें बनाएं, लेकिन खबरों का आप जो डोज जब देंगे तो डोज में ये होना चाहिए कि पूरा ये हाइजीनिक हो। हाइजीनिक खबरों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इस समय वो नहीं हो रहा है। इस समय थोड़ा सा ऐसे जा रही है कि वो शोर शराबा होना चाहिए, मारपीट दिख जाए, लाइव वीडियो दिख जाए। कोरोना वाले संकट में खास तौर पे हमने देखा कि बच्चों के मानसिक उस पर दुष्प्रभाव पड़ने का खतरा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि वो कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं। पहले वो न्यूज चैनल इतना कंज्यूम नहीं कर रहे थे, अब माँ बाप के साथ भी देखते हैं और अब हर घंटे उसको अपडेट कर रहे हैं। तो कुछ ठोस जानकारी है लेकिन बहुत सी बल्क में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन उनको नुकसान पहुंचा रही है। हमारे साथ मेजर अम्बैथी भी जुड़ गए, लेकिन एक जो आपने कंज्यूम की बात की, जो अभी मीडिया कंजम्पशन जो है, अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो अभी तक 35 घंटे अ वीक बच्चे कंज्यूम करते थे टीवी को, जो विजुअल मीडिया को, वह बढ़कर 55 से 60 घंटे पर वीक हो गया। यानी कि ये सिर्फ टीवी है, इसमें मोबाइल अगर ऐड कर दिया जाएगा तो ये एक ऐसे नंबर हम के सामने हमें ले जाएगा जो शायद बहुत ही डेंजरस है। और ये हम अपने बच्चों में देख भी रहे होंगे, जैसे आपने कोरोना का उदाहरण दिया। मेजर अम्बैथी, आप तो मोटिवेशनल स्पीचेस देते रहते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। विजुअल मीडिया जो भी है, विजुअल या प्रिंट मीडिया जो भी है, उसका कितना असर बच्चों के दिमाग पे आप देखते हैं? जो सवाल आपको आते होंगे उनसे कैसे निपटते हैं? विजुअल मीडिया जो भी है, किसी भी मीडियम का जो है एक सेंसस को कैप्चर करने का एक कैपेबिलिटी होता है। तो उसमें विजुअल मीडियम का सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है। ये जो है मूवीज पे सबसे ज़्यादा सेंसरशिप होता है। जैसे बुक्स पे उतना सेंसरशिप नहीं होता जितने मूवीज में होता है, क्योंकि वो आपके ज़्यादातर सेंसस को कैप्चर करता है। इसलिए हमने अमूमन ये भी देखा है कि बच्चों ज़्यादातर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे वीडियोस है। और उसमें भी ह्यूमन बीइंग्स का नेचुरली एक इंस्टिंक्ट होता है कि कुछ भी हो खबर इकट्ठा करने का, और उसका सबसे ज्यादा अच्छा माध्यम होता है न्यूज। तो बच्चों का ये ओवरवेलमिंग टेंडेंसी होता है कि ऐसी चीजें वो देखें। तो जैसे ही उनको थोड़ा बहुत एडोलेसेंस, अभी बच्चे एक बहुत बड़ा एज ग्रुप होता है, तो हमने देखा है कि जो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड तक जो है उनका एक टेंडेंसी अलग सा होता है। 6th स्टैंडर्ड के आसपास थोड़ी सी जब उनको वो कॉन्शियसनेस आता है तब उनको क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है। ये जो एडोलेसेंस जब शुरू होता है तब उनको जो है दे आर वेरी वेरी इंक्लाइन कि उस टाइम पे हम कुछ भी हो जाए, जितना इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इससे प्रभावित होते हैं। तो इस द काइंड ऑफ कंटेंट दैट इज बीइंग पैकेज्ड। जैसे पुराने टाइम पे वो न्यूज़पेपर आता था, वो एक बहुत क्यूरेट, वो कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस होता था कि इस पेज में ये है। एक वो फ्राइडे रिव्यू आता था और सैटरडे स्पेशल एक आता था हिंदू में, द हिंदू में देखो, तो बच्चों के लिए एक अलग सा सेक्शन आता था। बट नाउ दैट कंट्रोल इज नॉट देयर। फिर ऑनलाइन में सब कुछ जो बच्चे जो कंज्यूम करना चाहते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस है, तो चलो आप बताना चाहते हो तो वो फट से पकड़ लेते हैं। सो
सेगमेंटिंग करना जरूरी है, जैसे पांडे जी ने और श्रीवास्तव जी ने बताया, देयर आर कंस्ट्रेंट्स सेगमेंटिंग करने में कि जो बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम बनाने के लिए, बट जैसे पेरेंटल गाइडेंस ग्रुपिंग कराते हैं हम वीडियो का, सम सॉर्ट ऑफ अ सेगमेंटिंग इज रिक्वायर्ड, जो पहले न्यूज़पेपर्स में भी होता था कि अलग से बच्चों का सेक्शन आता था, so on and so forth. या जी अरुण जी, बच्चों का सेगमेंट अलग से आता था लेकिन अब वो बंद हो गया और टीवी में तो किसी तरह का अब कोई सेगमेंट नहीं रहा। लेकिन जो खबरिया चैनल है वो अब खबरिया चैनल की बजाय व्यूज वाले चैनल बन गए, अपना अपना विचार वाले चैनल बन गए हैं। साथ ही साथ जो डिबेट जो है वो जिस तरह से एक रूप ले चुकी है, मतलब झगड़े का रूप ले चुकी है, सॉफ्ट झगड़ा या कई बार बहुत हार्ड झगड़ा भी हो जाता है टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर। कई बार बच्चे माँ बाप के साथ वो देख रहे होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा जो बच्चे हैं उनके दिमाग को प्रभावित करता है और इससे उनकी जो प्रवृत्ति है, जो उनकी साइकोलॉजी है, मानसिकता है, वो झगड़े की तरफ बढ़ रही है? अरुण पांडे जी। नहीं, देखिए ये दीपक, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो चीज मार्केट ड्रिवन में, पूरा दुनिया एक ही सिद्धांत पर चलती है, डिमांड और सप्लाई का। तो हम मिलके ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी इस टाइम पे ये बच्चों का टाइम है और इसमें बच्चों का चैनल चलना चाहिए। और खासतौर पर जब 24 आवर न्यूज चैनल होते हैं तो आपके पास किसी भी प्रोग्राम को एकदम गारंटी के साथ कि ये चलेगा, ये इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। भाई अब जैसे कोरोना काल में आपके पास बहुत ज्यादा एक्शन है, वैसे भी एक्शन आमतौर पर अब आजकल ज्यादा होने लगा है, तो उसमें आप बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते टाइम कि ये बच्चों वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मेजर साहब कह रहे थे, कि बच्चों के लिए अलग से आप प्रोग्राम दें या ना दें, लेकिन कम से कम ये वाला टाइम जो अगर फिक्स कर लिया है आपने कि 8 बजे से 11 बजे तक, रात को 8 बजे से 11 बजे तक जो आपके प्रोग्राम होंगे वो बच्चों के लिए भी उतने ही हेल्दी होंगे जितने बड़ों के लिए हो सकते हैं। क्योंकि ये वाले में, लेकिन ये जो झगड़े, अब जैसे डिबेट वाला है, डिबेट तो एग्रेशन वाला काम है, अब उसमें आप ये नहीं कह सकते, फिर उसमें लोग दूसरी तरह की वो कहेंगे कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम है, आप कैसे कह सकते हो कि ये इन मुद्दों पर डिबेट नहीं होना चाहिए। सामने वाला जो बहस करने वाला जो आया है उसका कैसा तेवर है, इस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन हमको लगता है कि ओवरऑल जब वो कंटेंट आप ऐसा रखेंगे, जो बच्चों को, अभी वाला कंटेंट खतरनाक है, क्योंकि अभी वाला कंटेंट लोगों को, जैसे दीपक भाई बोल रहे हैं कि व्यूज की वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इंफॉर्मेशन के बजाय वो व्यूज बनाने में मदद कर रहा। तो उसमें ये हो सकता है कि अगर एक ही तरह के व्यू बच्चे देख देख के, तो उसके अपने व्यू जो है वो 12 साल या 15 साल की उम्र में ही वो एक व्यू बना लेगा बिना इंफॉर्मेशन वाला। वो बहुत खतरनाक होगा। जब वो 18 साल, 20 साल, 22 साल का होगा तो सोचिए कितना खतरनाक होगा, क्योंकि उसमें वो लॉजिकल थिंकिंग वाली चीज चली जाएगी। वो 8 साल से एक व्यू बना के चलता चला जाएगा और वो आगे जाके उसको कोई भी चीज, नई चीज सीखने में रुकावट डालेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी, इसलिए ये इस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। अशोक जी, मैं इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाता हूँ। अभी जो OTT प्लेटफॉर्म है उनमें जो भी कंटेंट आ रहा है उसके लिए कोई सेंसरशिप नहीं है। आप कोई भी फिल्म देख लीजिए OTT की, चाहे सीक्रेट गेम्स हो या मिर्जापुर हो या फिर 4 मोर शॉट्स हो, ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। शायद अशोक जी के साथ संपर्क कट गया है। मेजर मैथी, आपसे यही सवाल है कि ये जो फिल्में अभी आ रही हैं OTT पे, ये किसी तरह का इस पे सेंसरशिप नहीं है और जो कंटेंट बच्चों को 18 साल के बाद देखना चाहिए वो शायद वो 10 साल की उम्र में भी या उससे छोटी उम्र में भी देख पा रहे हैं। मोटिवेशनल तौर पे, बच्चों के तौर पे क्या असर इनका आप देखते हैं? मोटिवेशन का मतलब ही यही होता है कि किसी को वो चीज करवाना जो वो करना नहीं चाहते, है ना। तो वही है कि हमने ये देखा है कि बच्चों को जो है बता के लुभाने का क्या तरीका होता है। बच्चों को लुभाने का सिंपल ये तरीका है कि जो है उनको एहसास नहीं होना चाहिए कि उनको लुभाया जा रहा है।
तो जितना तक उनको ये एहसास ना दिलाएं कि उनको लुभाया जा रहा है, वो ज़्यादा सक्सेस का चांसेस रहता है। अगर जहाँ तक ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात है, अगर आपको उनको नच करना है कि जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स को देखें, तो फर्स्टली उनके पर्सपेक्टिव से उस प्रोग्राम्स को अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री हो तो उसको उतना ही इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है जितना एक सेक्रेड गेम्स हो, है ना। बोले तो ना बोले, हम जितना भी रोक ले, बच्चे तो तरीका निकाल ही लेंगे कि कुछ जो है आप उनको रोक रहे हो तो उसको देखने का। सेकेंड थिंग, अब जैसे अब ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, आप उनको रोकना चाहते, तो रोकने का बेस्ट तरीका यही है कि बच्चों को अंदर से एहसास दिला दो कि उनको क्यों वो प्रोग्राम्स नहीं देखना चाहिए। अगर ये एक प्रोग्राम्स देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते हैं, इसका आप उनको रीजनिंग समझा दीजिए। अदरवाइज तो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई भी तरीका ढूंढ निकाल ही लेगा कि जो वो करना चाहता है वो कर लेगा। और खास करके जैसी एडोलेसेंस आता है, उसको अगर ये रीजनिंग ना बताओ और ब्लाइंडली ये बोलो, चलो छोटे बच्चों में 12 साल तक ये काम करता है कि आपने नियम कानून दे दिया विदाउट रीजनिंग। और मोटिवेशन में हमने देखा है कि अगर रीजनिंग देते रहे और उनको इंटरनली एहसास दिला रहे, दैट इज द श्योरफायर वे टू एंश्योर कि वो देखे और ये ना देखे। तो वो चीजों को एप्रीहेंड करना और ग्रे चीजों को समझाने का अहमियत, क्षमता उनके अंदर जितना जल्दी बिठा दिया जाए, वही एक तरीका है जो है। ये तो अशोक जी, यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। ये तो जो मेजर अरुण ने बोला, वो बोला कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की बात आती है, उनको क्या करना चाहिए जब मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स, 4 मोर शॉट्स, गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में आती है जिसमें गाली गलौज खुले तौर पे दी जाती है, न्यूडिटी क्लियरली दिखाया जाता है, फ्रंटल न्यूडिटी दिखाई जाती है। ऐसे में सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को जिस लेवल पे जाके रोकना है हमें, वो एक लाइन हमें दिखाई दे? देखिए, मेरा साफ तौर पर मानना है इसमें सरकार को जब जब हम टेलीविजन की सेंसरशिप है, एक जमाने में एडवर्टीजमेंट वगैरह जो बनते हैं उनके लिए सेंसरशिप नहीं थी, लेकिन बाद में लोगों ने देखा कि जो एडवर्टीजमेंट बन रहा है उसमें भी सेंसरशिप जरूरी है। मुझे याद है पहले जब फिल्मों के प्रोमो बनते थे तो प्रोमो के लिए अलग से आपको सेंसर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन बाद में प्रोमो के लिए भी ऐसा हुआ क्योंकि वही प्रोमो टेलीविजन पे चलते हैं, वही चीजें टेलीविजन पर आती हैं, तो टेलीविजन में भी एक तरह की पहले बहुत एक आजादी थी, लेकिन बाद में ये चीजें बदली और इनके लिए भी इसमें रेगुलेशन कुछ बने। तो सवाल उठता है, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनके लिए रेगुलेशन क्यों नहीं हो? बिल्कुल इनके लिए रेगुलेशन होना चाहिए। मैं मेजर साहब की बात से सहमत हूँ कि ठीक है, बच्चों को हमें इस बात के लिए ट्रेंड करना चाहिए, बताना चाहिए, बच्चों को हमें समझ देनी चाहिए। एज ए पेरेंट मैं शायद इस बात से सहमत भी हूँ, लेकिन एज ए पेरेंट मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। मैं शायद अपने बच्चे के साथ बैठ करके उसको शायद 1 घंटे आधे घंटे समझा पाऊंगा, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में सारा दिन है। जो मैं 1 घंटे आधे घंटे में जो कुछ उसको सिखा पाऊंगा, वो मेरी जो सीख है, वो जो उसके हाथ में जो 24 घंटे मोबाइल है, वो मेरी सीख को कब वो जो है मिट्टी के तले दबा देगा, कब उसके दिमाग के बैक हैंड में चला जाएगा, मैं नहीं जानता। एक बात तो ये, तो इसलिए मेरा साफ तौर पे मानना है कि इसमें सरकार का, रेगुलेशन बॉडीज का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो हमें निभाना पड़ेगा। पर साथ साथ जब मेजर साहब एक बात कहते हैं कि हमें बच्चों को उनको सही पेरेंटिंग, सही गाइडेंस की जरूरत है, मैं उससे सहमत होकर ये भी कहता हूँ, कि सवाल ये कि आज हमारे यहाँ स्कूलों में या फिर कॉलेज के लेवल पे या कहीं पर भी जो है, हमारे यहाँ कितनी हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा जो है वो कितनी होती है, नैतिक शिक्षा के कितने पार्ट है। अब ये मैं नैतिक शिक्षा कहूंगा तो लोगों को ये शब्द जो है, कुछ लोगों को शब्द बड़ा भारी भरकम लगेगा, लेकिन बच्चों को क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मैं हालांकि ये विषयांतर होगा, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे ये अच्छी तरह से याद है, जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब हमको जो गेम्स भी खिलाए जाते थे वहां पर, वो उस तरह के खेल होते थे जिसमें हमको ये कहा जाता था कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, इस तरह के खेल हमको, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भाव आता था कि हमको देश की रक्षा के लिए कुछ करना है। स्कूलों में इस तरह के खेल खिलाए जाते थे, लेकिन आज जो है स्टूडेंट्स कॉलेज में खड़े होकर के जो है, देश की यूनिवर्सिटी में खड़े होकर के देश को तोड़ने का नारा लगाते हैं। तो क्या उनको वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो उनको जो देश की इंपॉर्टेंस थी, उनको जो नैतिक शिक्षा देनी चाहिए थी,
उस जिम्मेदारी को हम ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। और जो बाहरी जो चुनौतियां हैं, जो बाहरी खतरे हैं, वो उनको बहुत तेजी से उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको अपने अपने चक्कर में ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमको कुछ ना कुछ जो है रेगुलेशन बनाना पड़ेगा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। और सिर्फ सवाल ये कि बच्चों के लिए 18-20 साल के, अब हमें ये भी नहीं पता होता कि हम अपने घर पे बैठकर जो देख रहे हैं उस पर कब क्या होगा। मोबाइल ठीक है, कई बार मैं देखता हूँ मोबाइल आजकल क्योंकि स्मार्ट टीवी आ गए हैं, मैंने ये भी इंसिडेंट देखे हैं कि मुझे लोगों ने बताया कि जिनके घर स्मार्ट टीवी है वो मोबाइल से कनेक्ट करके जो है कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर कुछ और चल गया और वो सबके लिए शर्मिंदगी का कारण बना। तो इसलिए मैं रेगुलेशन को मत मानता हूँ। एक चीज जो अरुण जी ने शुरू में कही थी मार्केट की बात, मैं उसमें अपनी बात जोड़ दूं, फिर उसके बाद मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। मैं सहमत हूँ कि मार्केट की बात, लेकिन बच्चों की मार्केट तो अपने आप में बहुत बड़ी है। बच्चों के बाकायदा बच्चों के चैनल्स चल रहे हैं। आप ये देखिए कि जो बच्चों के चैनल है वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल हैं, जिनमें कार्टून हो कुछ हो। लेकिन आप ये देखिए कि उन चैनल्स में भी क्या आता था, एक जापानीज, मैं शायद उसका नाम भूल रहा हूँ, एक जापानीज शो आता था, जापानीज कार्टून शो आता था। उसमें वो बच्चा जो इतना बदमाश बच्चा दिखाते हैं कि वो जो अपने पेरेंट्स को लगातार जो है अपने पेरेंट्स के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो अपने टीचर्स के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करता है। इस तरह का जो है आप बच्चों को कार्टून दिखाएंगे तो वो जो बच्चा उस कार्टून को दिन रात देख रहा है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या वो जो देख रहा है उस कैरेक्टर को देख रहा है, क्या उस तरह से वो अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स के साथ उसी तरह से उस कैरेक्टर की तरह बात करने की कोशिश नहीं करेगा, उसी तरह उनके लिए परेशानियां, उसी तरह से उनको जो है उनको हैरेस करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सब चीजें सोचने की जरूरत है। तो मार्केट तो है बच्चों की, लेकिन सवाल है कि न्यूज चैनल पर क्या इस मार्केट को हम खड़ा कर सकते हैं, या न्यूज चैनल पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भले ही एक वीकली शो हो जिसमें मुझे भी लगे, मैं भी अपने बच्चों को कहूं कि ठीक है एक बार तो कम से कम बैठ के देखो कि भाई इस तरह का शो है, आप वीकली बैठिए और उसमें कंटेंट ऐसा हो जो बच्चों को कोई जो उनके क्लासरूम में जो मिसिंग है, पेरेंटिंग में जो मिसिंग है, वो कंटेंट हम उन तक पहुंचा सके। ये मुझे लगता है आज की जरूरत है। अरुण पांडे जी, मार्केट की बात लगातार उठ रही है कि डिमांड सप्लाई जो है उसके हिसाब से ही है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि अभी रामायण और महाभारत दोबारा नेशनल टीवी पर आया और जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब ब्रेक हो गए, जबकि ऐसा माना जाता था कि ये बहुत पुराने शूट हुए सीरियल्स हैं, शायद अब की टेक्नोलॉजी और नई जनरेशन को पसंद ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी ये पसंद आए और सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। क्या लगता नहीं है आपको कि अभी टीवी चैनल्स को, खासकर जिस मीडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, उनको पीछे मुड़ के या आगे देखना चाहिए कि ये जो सेगमेंट्स हैं, जैसा कि अशोक श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये हमें क्रिएट करने चाहिए। जब सास बहू और साजिश एक चैनल ने शुरू किया था तो वो सेगमेंट नहीं बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो बना। क्या इस बारे में आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं जो चैनल्स में काम कर रहे हैं उनको प्लान नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए? नहीं, सोचना चाहिए। देखिए कुछ तो जैसे इवन हम ही लोगों ने जैसे शुरू किया है कि कोरोना काल में जो बच्चे घर पर हैं वो क्या नया कर रहे हैं, उनके टैलेंट को शोकेस करने का जैसे एक डेली प्रोग्राम हम लोग लगभग 2:30 बजे के आसपास चलाते हैं, घर के सुपरस्टार। उसमें ज्यादातर बच्चों वाले ही होते हैं कि बच्चों का नया गाना, बच्चों का म्यूजिक, बच्चों ने क्या नया बनाया है, कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन मार्केट से मेरा मतलब ये था कि होता क्या है कि बहुत सारा भारत में बहुत सारी चीजें, वो जो नई चीजें होती हैं बहुत कम होती हैं। जैसे सास बहू साजिश वाला आप जो कह रहे हैं कि सास वाला वो सेगमेंट तैयार हुआ, जब एक बार सेगमेंट तैयार हो गया तो लोगों को लगा कि यार ये नया है। देखिए लेकिन उसके बाद गड़बड़ क्या हुई कि करीब सारे चैनलों ने उसी टाइम पे उसी तरह के प्रोग्राम शुरू कर दिए, है ना, जिसमें कंटेंट करीब सेम है। तो ये वाला चीज मार्केट से मैं कह रहा हूं कि अब जैसे न्यूज चैनल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब आप किसी प्रोग्राम में चल रहे हैं और तभी अचानक आपके पास एक ऐसी खबर आती है कि कोई बड़ा पॉलिटिकल एक्शन हो गया है, कोई बड़ा वायलेंस हो गया है कहीं पर, या कोई नया कंट्रोवर्शियल कुछ हो गया है, तो एक टेंडेंसी क्या होती है कि बेचैनी बढ़ती है कि ये फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं है। इसमें दिन में हमेशा ये नुकसान होता है कि आप चलते हुए प्रोग्राम को ड्रॉप कर देते हैं।
ये वाला मैं मार्केट से मेरा मतलब ये था कि मार्केट जो कंडीशन है, मतलब जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा, इसमें इसमें बच्चों के लिए होता क्या है कि 90% जो न्यूज जनरेट होती है वो बच्चों को, ये जो सीरियस न्यूज है वो बच्चों को इसलिए आकर्षित नहीं करती है कि वो कहने का तरीका, जो मेजर अरुण कह रहे थे, वो शायद कहने का तरीका अभी भी हम लोग नहीं निकाल पाए हैं कि उसको इस रोचक अंदाज में ऐसे कहा जाए कि लोग उसको जो खासतौर पर बच्चे ग्रहण कर सके, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। और बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का आपने सही वो दिया कि ओटीटी वाले में वह क्या है कि वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको लिख देते हैं कि 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। तो जैसे ही जो 15 साल से ऊपर के बच्चों का जैसे ही वो लिखा आता है, तो मेरा बेटा 12 साल का है, उसका एकदम क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आप 15 साल से ऊपर के बच्चों को ऐसा क्या दिखा रहे हैं जो मैं नहीं देख सकता। तो पूरा उसका वो 2 या 3 बार हमने देखा कि वो अपने आप, जब लोग नहीं हैं, हम लोग नहीं हैं, तो वो देखने की कोशिश करता है। ये उसका बच्चों का दिमाग है ना, वो कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो 15 साल से ऊपर का देख सकता, मैं नहीं देख सकता। हमको लगता है कि ये वाले जो संकेत हैं, ये उसको रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी करते हैं। उसमें ये कर देते हैं कि उसमें बच्चों को उस दिशा में ले जाने के लिए और आकर्षित करने लगते हैं बजाय उसको दूर करने के। तो ये वाला जो साइकोलॉजिस्ट और प्लस मोटिवेशनल स्पीकर्स और इन सब लोगों को मिलकर ये सोचना चाहिए कि बच्चों को इस तरह से या तो दूर करने के लिए या तो सरकार नियम कानून बनाए, लेकिन नियम कानून बनाने में हमेशा खतरा होता है कि इंटरनेट को आप कैसे कंट्रोल करोगे। और जो अशोक जी कह रहे थे कि मोबाइल हाथ में है, तो आप चाहे जितने नियम कानून सरकार बना ले, लेकिन अगर मोबाइल को इंटरनेट पे लगाम नहीं लगा पाई तो बच्चा को अगर देखना है तो उसमें देख लेगा। तो बेहतर ये है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और प्लस साइकोलॉजिस्ट मिलके, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मिलके कुछ ऐसे व्यवस्था तैयार करें या स्कूलों में इस तरह की ट्रेनिंग दिलवाएं कि बच्चे अपने आप ये जान जाएं कि यार उधर जाने में फायदा नहीं है। यही चीज तो ये नशीले पदार्थ और इन सब में भी लागू होती है ना। और ये एक तरह का एडिक्शन है जो कि बहुत ही खतरनाक है, पूरी ग्रोथ को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। यही हमें भी अब यही सोच के ये इस कार्यक्रम को किया है आज शुरू, कि बच्चों को किसी तरीके से एक डायरेक्शन दी जाए। अभी जो डायरेक्शनलेस स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन है जो कि टीवी चैनल्स या अन्य जो मीडिया है उनसे एक तरह से इंस्पिरेशन ले लेती है। आज जो गाली गलौज की भाषा यंग जनरेशन में है वो उसका लेवल बहुत हाई है, और वो क्या लड़का क्या लड़की सभी में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है। और वो कहीं ना कहीं वो जो भाषा अडॉप्ट की जा रही है वो अडॉप्ट की जा रही है फिल्मों से। फिल्मों के बारे में फिल्मकारों से जब ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि हम तो जो समाज में है वही दिखा रहे हैं, लेकिन यही समाज आज के युग में भी रामायण और महाभारत को सबसे ज्यादा देखता है। यानी कि ये तर्क जो था कि जो समाज कर रहा है हम वही दिखा रहे हैं, वो कहीं इस कसौटी पे जो नंबर्स आए हैं रामायण के और महाभारत के, वो इस तर्क को एक तरह से खारिज कर देता है पूरी तरीके से कि जो हो रहा है वो वही दिखा रहे हैं। यानी कि जो अच्छा हुआ है समाज में उसको दिखाएंगे तो भी उतना ही इफेक्ट आएगा। मेजर अरुण, अगर इसका जो हमारे जो पुराने जो चीजें हैं या हमारा जो नैतिक शिक्षा है, अगर उसको हम अच्छे तरीके से दिखाएंगे तो किस तरह का असर समाज पर आ सकता है, खासकर बच्चों में? बच्चों को थोड़ा भी ये सेंस हो जाता है कि ये नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जा रहा है, वो ठग से उस चीज को सुनना बंद कर देते हैं। तो हमने अमूमन यही देखा है कि जब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस तब रहता है जब उनको पता ही नहीं चले कि उनको जो है किसी एक दिशा में लेके जाया जा रहा है। और जहां तक ये महाभारत की पॉपुलैरिटी हो और बाकी की जो एक फिल्म एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहां बात करी जाती है कि एक तरह की हम समाज में जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा एक बैलेंस होता है जो है, कुछ तो है कि आप समाज में जो हो रहा है आप दिखा रहे हो, दूसरा होता है कि आप जो दिखा रहे हो वो सच में जाता है। तो ये जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो बैलेंस है, बैलेंस बिटवीन जो हम देख लेते हैं।
बन जाता है कि कुछ भी होने का पावर रखता है, जो हो रहा है उसको भी दिखाते हैं। इन दोनों को हमेशा बैलेंस करके जाना होता है। और जहां तक ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात की थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है। मान लो कि एक प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एक सेंट्रलाइज टीवी है जहाँ पे सभी एक ही उसमें टीवी देख रहे हैं, तो जो है बच्चों के लिए कंट्रोल्ड प्रोग्राम्स करना जो मुश्किल हो जाए। बट यूट्यूब और ऐसे यूट्यूब में जैसे फीचर है एक यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन, तो उसमें वो बच्चा कितना भी क्लिक कर ले वो कुछ कुछ टाइप वीडियोस नहीं दिखाता है। तो एक पर्सनलाइज डिवाइस जब आ जाता है कि अच्छा ये डिवाइस बच्चों का है, माँ बाप को थोड़ा कंट्रोल एक्सरसाइज करना इजी होता है। दूसरा है कि आप आज के डेट में सेंसरशिप वो क्रिएटिव प्रोसेस को हैम्पर करता है, वो एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल आने से भी थोड़ा क्रिएटिव फ्लो भी रुकता है। तो उसके लिए हम वी कुड आल्सो लुक एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थिंग्स लाइक दैट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग रियल टाइम बेसिस में, खास करके लाइव टीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसको यूज किया जा सकता है। और जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जब अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म ही जा रहा है तो बच्चों के लिए अलग सा मान लो एक टैबलेट है, तो उस टैबलेट में किस टाइप की डिवाइसेस लोड होंगे वो कंट्रोल करना रिलेटिवली हो सकता है। तो टू कंट्रोल व्हाट किड्स आर सीइंग विदाउट दे नोइंग पॉसिबल है। अशोक जी, मैं वापस सेंसरशिप वाले इशू पर आऊंगा। अशोक श्रीवास्तव जी, आपके पास बहुत लंबे समय से ये लास्ट ईयर हम लोग जब एक कार्यक्रम में देहरादून में थे, तब भी ये मुद्दा उठा था कि ये सेंसरशिप होनी चाहिए। और उसके बाद से अभी तक इतना सब कुछ हो चुका है, लेकिन सरकार या प्रशासन के कान में कोई जू नहीं रेंगी है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इसको ढीला छोड़ा जा रहा है, इस मुद्दे को? आवाज आवाज नहीं आ रही। अशोक जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। शायद अशोक जी के कनेक्शन में कुछ समस्या आ रही है। अरुण पांडे जी, आप ही से ये सवाल करते हैं कि लंबा समय हो गया, आप भी थे उस कार्यक्रम में जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ऑनलाइन मीडिया है या जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इतना जो सेंसरशिप की बात की जाती है, लेकिन वो विदाउट सेंसर है और सभी लोगों की पहुंच में है। अभी तक इतना समय बीत गया, काफी टाइम हो गया, लेकिन कोई सेंसरशिप की बात नहीं। क्या ये लॉबी बहुत मजबूत है जिसके आगे सरकार अभी तक दबी हुई है? मेरे ख्याल से सरकार के पास दूसरे काम भी बहुत ज्यादा होंगे शायद, इसलिए सरकार इस पर वो नहीं लगा पा रही है या इसके लिए कोई नहीं ला रही है। लेकिन ये लाना इसलिए जरूरी है कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म में जितने तरह के आप शो देखिए, ये जो जितने भी कहानीकार और फिल्मकार होते हैं, ये हर चीज को जो उनकी स्टोरी की गड़बड़ी या प्रॉब्लम वाली चीज होती है उसको तपाक से कह देते हैं कि ये तो स्टोरी की डिमांड थी, स्टोरी की डिमांड थी इसलिए कहा। लेकिन ज्यादातर शो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं उसमें अननेसेसरी गालियों का इस्तेमाल जैसे हो रहा है, यूजलेस गालियां हैं जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं। ये वाली प्रॉब्लम या अननेसेसरी सेक्स का इस्तेमाल होता है। बहुत बार कहानी की डिमांड, मतलब हम लोग भी, आम लोग जो कहानी नहीं लिखते वो भी समझते हैं ना कि क्या कहानी की डिमांड है, क्या कहानी की डिमांड नहीं है। अब बेकार की गालियां देना, यदि आप गुस्से में जो चीज कह रहे हो तो आप कन्वे कर दिया ना आपने, उसको गालियों के माध्यम से ही कन्वे करो, ये तो एकदम बेवकूफी वाला तर्क है। ये आप ये देखिए कि जैसे स्टैंडिंग कॉमेडियन जो होते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा वो है, कुछ सेलिब्रिटी भी बन गए हैं यूट्यूब और उसमें भी क्या होता है, वो कंटेंट आप देखिए तो उसमें ज्यादातर में जो उनके जोक्स होते हैं वो तो जोक्स बहुत ही बकवास होते हैं। बेसिकली वो उसको मिक्स करते हैं गालियों के साथ, गालियां या जो भद्दे अपशब्द कह के, और उसको मिक्स करके उसको जोक्स का रूप देके, और उसमें जैसी दो चार ठहाके लगते हैं तो उसको मान लिया जाता है कि यार ये बड़ा क्रिएटिव चीज था। ये वाली जो प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम जो है वो इसका जो विशियस साइकिल है ये बढ़ाती जा रही है। इसलिए ओटीटी में तो 100% होना चाहिए। जो भी चीज लोगों को, फैमिली को देखने के लिए आ रही है, उसमें 100% सरकार को नियम बनाना चाहिए और उसको सख्ती से लागू भी करना चाहिए कि भाई किस लेवल तक आप जा सकते हो ओटीटी में। ओटीटी में आप ऐसी फिल्म नहीं दिखा सकते ना जो बिल्कुल एकदम प्राइवेट देखने के लिए है, और आप उसको ओटीटी में स्टोरी की डिमांड कह के आप उसको ठूस नहीं सकते। तो इसमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस लेवल से ज्यादा आप जा नहीं सकते। या तो फिल्म वाले जो नियम है वो वाले आप उससे भी कड़े होना चाहिए। फिल्म वाला तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप टिकट लेके जाएंगे तो आपको पहले से मालूम होता है। ये तो अचानक आपके ऊपर सरप्राइज अटैक आता है। इसलिए इसके नियम फिल्म से भी ज्यादा कड़े होना चाहिए और एक लिमिट होना चाहिए कि चाहे जितनी स्टोरी की डिमांड करे, इस लेवल से ज्यादा आप नहीं जा सकते, इससे ज्यादा हम जाने नहीं देंगे आपको। अगर आप जाएंगे तो आपके ऊपर इस तरह की जो है पाबंदी लगा दी जाएगी या आप इनएलिजिबल हो जाओगे इस तरह का कंटेंट तैयार करने के लिए। ये करना पड़ेगा। जी जी जी, मेजर मेहदी, थोड़ा सा विषय से एक हटके एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपके क्या मोटिवेशन था जब आप छोटे थे या टीन एज में आए कि आप आर्मी की तरफ चले गए, मतलब आर्मी में भर्ती क्यों हुए? ये सवाल इसलिए है ताकि ये जो आपके दिमाग में उस टाइम मोटिवेशन था, ये जो देश के प्रति मोटिवेशन हमें सभी बच्चों में लेके आना चाहिए। जहाँ तक बात है मेरे लिए तो खैर मेरे पापा ने बचपन से ही मेरे चारों तरफ जो मैं पढ़ता था, मैं सुनता था, वो टेलर करते थे कि जो किस हिसाब से किताब घर पे जो आई लाते थे उसमें ये लिखा रहता था कि जो है आर्मी सबसे टॉप प्रोफेशन है, ऐसे करके। तो हमारे टाइम पे जो जब मैं ट्रेनी था तब ये मूवी आई थी लक्ष्य। तो उस टाइम में हमारे बैच जो लक्ष्य मूवी बनने के तुरंत बाद कुछ जो बैचेस आई थी तो उनको बोलते थे लक्ष्य रिक्रूट। तो मतलब उस बैच में ऐसे होता था कि अगर 500 बच्चों का ऑफिसर्स की बैच होती थी तो उसमें 200 या 300 बच्चे ऐसे होते थे जो लक्ष्य मूवी देख के प्रभावित हुए थे। ये मीडिया की एक पावर है। तो जो है वो एक मूवी था पर उसने इतने बच्चों को इंस्पायर किया, इतने लोगों को इंस्पायर किया, कोई वो नहीं है। जैसे जब मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में था तब बच्चे सुबह सुबह उठ के वो लक्ष्य के गाने सुनते थे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो मीडिया की ये एक पावर होता है कि जो है मोटिवेट कर सकता है। वही मीडिया जो है अभी जो आपको एक अच्छे दिशा में भी ले जा सकता है, बुरे दिशा में भी ले जा सकता है। और जहां तक मोटिवेशन की बात है, एनीथिंग तो वीडियो जो है वो आपके ज्यादातर सेंसेस को कैप्चर करता है, विजुअल सेंसेस को कैप्चर करता है, आपके साउंड सेंसेस को कैप्चर करता है, इसीलिए वो पिनाकल में है। तो इसीलिए उसमें मोटिवेशन का बहुत अहम रोल भी है। तो ये तो बिल्कुल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यही है कि जो जितने चैनल्स के ऊपर एंकर्स हैं वो मोटिवेशनल व्यक्तित्व के तौर पे बच्चे, टीनेजर्स के सामने हैं, चाहे वो हमारे चैनल के सुधीर चौधरी हो या आपके चैनल के अमीश देवगन हो या राजदीप सरदेसाई हो या और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो चैनल्स पर आ रहे हैं और जो कि जो कुछ भी बोलते हैं उनको जो टीनेजर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, वो एक हीरो की तरह उनको ट्रीट करते हैं, उनको सोचते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। इसीलिए मीडिया की ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि कम से कम जो आगे वाली पीढ़ी है उसको हम बेहतर राह दिखा पाए। लेकिन अरुण पांडे जी, कई बार ऐसा लग रहा है कि ये जो राह है ये बहुत ऊंची नीची और उबड़ खाबड़ होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज प्रेजेंट होना चाहिए उसको गैदर करने में बहुत बार रिपोर्टिंग में ही प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो रिपोर्टिंग होते समय क्या करना चाहिए रिपोर्टर को ताकि उसके दिमाग में बच्चों का प्रोस्पेक्ट रहे? नहीं, इस पे तो सीधा सीधा ये है कि रिपोर्टर को वो जो पुराने नियम हैं 5W1H वाला, उसी पे जाना होगा और उसको ये गैदर करते हुए ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि टारगेट ऑडियंस क्या है। मुझको ऐसा लगता है कि न्यूज चैनल का टारगेट ऑडियंस यूनिवर्सल है। मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला सेक्शन हम रात को 11 बजे के बाद दिखाएंगे इसलिए इसको बच्चे नहीं देखेंगे।
इस वाले को हम फैमिली की तरह है तो इसलिए इसको दिन में दिखाएंगे। तो ओवरऑल उसका सीधा मोटो ये होना चाहिए कि जो भी जाएगा न्यूज चैनल और एंटरटेनमेंट में यही बेसिक डिफरेंस है कि न्यूज चैनल वाले को तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि हमारे चैनल में जो भी जाएगा वो बच्चे, बड़े, बूढ़े, किसी भी एज के लोग सभी देख सकते हैं। तो इसलिए आपको ये वाली जो गैदर करनी है जी, तो जो भी आपको गैदर करनी है उसमें आपको ये करना है कि सीधे तौर पर जो चीज आप नहीं देख सकते या आप अपने उसको दिखाना पसंद नहीं करेंगे वो आप उस चीज को ऑन एयर ही नहीं ले जाएंगे। और उस ऑन एयर ले जाने में जो सरकार के नियम है वो है ही है। अब जैसे बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसमें कहां तक जाना है, कहां तक नहीं जाना है। 18 साल से कम वाले के ऊपर अपराध हुआ तो उसका नाम नहीं बताना है, विक्टिम का नाम कहां पर नहीं बताना है, ये तो है ही। लेकिन वायलेंस का एक लेवल है, वो वायलेंस कहां तक दिखाना है तो वो रिपोर्टर के बाद डेस्क में भी होता है, जिसे हम लोग भी प्रेफर करते हैं कि यार ये चीज स्क्रीन पर खतरनाक संदेश देगी, खराब संकेत देगी, इसलिए हमको इसको टोन डाउन करके दिखाना है। वहां ये नहीं कह सकते हम लोग कि यार ये सही है तो यही दिखाएं, खून खराबा नहीं दिखाना है। इसके अलावा लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग अब जैसे प्रेफर करते हैं पॉजिटिव स्टोरी, जैसे कोरोना वॉरियर कैसे कैसे काम कर रहे हैं तो उसके लिए पॉजिटिव स्टोरी कैसा उसका मोटिवेशनल फैक्टर है। सेना की तरफ से जो एकदम इवन जो लोग उनको पत्थर मारते हैं इसके बाद भी देखिए कि सेना के लोग उसको कैसे बचाते हैं। इस तरह की स्टोरी कि कैसे आपको, जब आपका बड़ा दिल होगा तो आप छोटी मोटी चीजें कैसे इग्नोर करोगे, ये वाली चीजें बहुत पॉजिटिव असर डालती हैं। ये सेना वाली स्टोरी में तो हमने अक्सर देखा है कि जैसे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्टोरी है और अगर उनको बच्चों को बता दिया, जैसे सबको मालूम है कि वहां पर इस तरह का आतंकवाद है और ये है, हॉस्टाइल है वातावरण, लेकिन जब हम लोग बताते हैं कि भाई सेना वालों ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, इनको बर्फबारी से दबे थे, उनको बचाया, मुश्किल वाली चीजें, तो बच्चों को भी ये लगता है कि ये देखिए कितना बड़ा दिल है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का कितना बड़ा काम कर रही है, ये पॉजिटिव फैक्टर का काम कर रही है। तो ऐसी स्टोरी भी बिकाऊ होती हैं। ये वाली स्टोरी में यदि सब लोग मिल बैठ के जाएंगे तो हमें लगता है कि एक बार जब लोगों का टेस्ट बदल जाएगा तो अपने आप जो है खराब चीजें शायद नहीं पसंद करेंगे लोग। अशोक जी आपसे सवाल, ये जो पॉजिटिव स्टोरीज का एक चलन चला था थोड़े दिन पहले, उसका किस तरह का इम्पैक्ट आप न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं? अखबारों ने भी स्टार्ट किया, न्यूज चैनल्स ने भी स्टार्ट किया, आपके यहाँ दूरदर्शन में तो काफी उसका जो शेयर है वो काफी ज्यादा है। क्या आप असर देखते हैं इससे, जो माइंडसेट है व्यूअर का उस पर? देखिए, पॉजिटिव चीजें दिखाने से उसका असर तो पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपने कुछ देर पहले रामायण का जिक्र किया था कि डीडी न्यूज दूरदर्शन पर रामायण दिखाई गई। मैं आपको जिस दिन रामायण खत्म हुई थी उसके अगले दिन का इंसिडेंट बता रहा हूँ। मतलब जिस दिन रामायण खत्म हुई थी, हालांकि वो रामायण कई बार देखी है और रामलीला तो हम लोग अक्सर हर साल देखते हैं, लेकिन जब वो रामायण जिस दिन खत्म हुई तो उस दिन मुझे लगा कि जैसे अपना कुछ है किसी से दूर जा रहा है, बड़ा दुख सा हुआ था। मुझे लगा ये मेरी अकेले की भावना होगी शायद, लेकिन मैं जब ट्विटर पे गया तो मैंने ट्विटर पर एक वीडियो देखा। उस वीडियो के अंदर छोटे छोटे बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, और जब उनका आखिरी एपिसोड रामायण का चल रहा था तो उस वीडियो में उनके पिताजी ने कहा कि बेटा कल से रामायण नहीं आएगी, आज ये आखिरी एपिसोड है। वो दोनों बच्चे वहां पर रोने लगे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, अच्छा ठीक। तो वो आप देखिए कि रामायण को भी देखने के लिए बच्चे बूढ़े सभी लोग बैठे। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे कंटेंट की डिमांड नहीं, लेकिन क्या होता है, लेकिन हमें ये भी दूसरी तरफ ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा रामायण जो है वो एक ही बार बना, उसके बाद दोबारा जो है उस तरह की कंटेंट कितने बने, चाहे दूरदर्शन हो या बाकी, उन्होंने कितने ऐसे कंटेंट जनरेट किए। उसके बाद आपको दूरदर्शन का बहुत बेहतरीन चीज मालगुडी डेज आपको याद होगा, आज के लक्ष्मण साहब की जो कहानी और स्टोरीज को लेकर, उनके कार्टून को लेकर के एक था। अब वो मालगुडी डेज कितना पॉपुलर था, लेकिन आज उस तरह के अच्छे कंटेंट नहीं बनते, क्योंकि आज होता क्या है कि हम सोचते हैं कि मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट के हिसाब से हम बच्चों के लिए भी जनरेट कर दे, और हम उसमें
माइंड जो है बच्चों का करप्ट करना शुरू कर देते हैं हमें, और वो आसान भी लगता है। आज अगर मान लीजिए 4 इधर उधर से क्लिपिंग उठाई और एक बच्चा जो है टिकटॉक पे जो बड़ी बेवकूफी से कुछ कर रहा है, एक बच्चा और दूसरी बेवकूफी कर रहा है, उसको आपने मिलाया और उसको मिलाकर एक कंटेंट बना दिया, वो आपके लिए बड़ा आसान है। लेकिन एक अच्छा कंटेंट जनरेट करने के लिए मेहनत लगती है, क्रिएटिविटी लगती है, वो आज कोई करना नहीं चाहता। 2 मिनट का जो आजकल जो फास्ट फूड का जमाना है कि 2 मिनट में जो है चीजें बन जानी चाहिए, तो उसी तरह की चीजें आज भी हो रही है। तो एक तरफ अच्छा हम कंटेंट जनरेट नहीं करते, लेकिन मैं ये मानता हूं जो अच्छा कंटेंट है उसकी मार्केट है, बाजार है, आज भी लोग उसको देखना चाहते हैं। तो एक तो ये चीज है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से ये पूरा जो कंटेंट है उसको जनरेट करें। दूसरी बात मैं ये भी मानता हूं कि इसमें समाज की इसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो आपने पहले एक बात कही थी कि भाई सेंसरशिप वाली बात है, क्यों नहीं हुआ, तो मुझे लगता है उस पर आपने शायद बात की होगी, बीच में तकनीकी कारणों से मैं उसमें नहीं जुड़ पाया था। लेकिन मुझे लगता है उसमें सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सरकार को वो जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए कि किस तरह से आप इस तरह की चीजों पर जो कंटेंट आ रहा है उसको आप रोक लगा सके। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। देखिए, आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल की बच्ची का एक एमएस आया था। ये शायद तब की बात होगी जब शायद 1 साल पुरानी बात होगी। उसके बाद जो है उस एमएस को लेकर के पूरे मीडिया ने, न्यूज चैनल ने इस तरह की चटकारे ले लेकर वो चीजें चलाई थी। दीपक जी, आप भी इस मीडिया में हैं और आप जानते हैं कि उसके बाद अगर कुछ नहीं तो कुछ नहीं 5 या 6 बड़े पत्रकारों के एमएमएस जो है वो मार्केट में आए। लेकिन वो बड़े पत्रकारों के एमएमएस जो हैं वो आपने टेलीविजन चैनलों पर नहीं देखे होंगे, लेकिन एक स्कूल की बच्ची का एमएमएस आता है, उसको मीडिया चटकारे लेकर दिखाता है। और जितनी मेरी जानकारी है उसके बाद उस बच्ची थी, उस बच्ची के पिता को आत्महत्या करनी पड़ी और बच्ची जो है आज उसको कहीं और विदेश में जाके सेटल होना पड़ा, क्योंकि मीडिया ने उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद 15 साल पहले कहानी को लेकर के आज आप देखिए आज भी क्या हो रहा है। आज भी जो लॉकर्स रूम में क्या बॉयज लॉकर जो पूरा एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी मीडिया ने क्या किया, उसमें भी मीडिया किस तरह से कुछ निरपराध बच्चों को बिना जांच किए किस तरह से उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया कि एक बच्चे को, एक निर्दोष बच्चा जो अब साबित हुआ कि वो निर्दोष बच्चा था, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम बच्चों को भी हमने एक प्रोडक्ट बना दिया है, बच्चों को भी हमने एक सेक्स प्रोडक्ट बना दिया है। इससे शर्मनाक बात क्या होती है, और ये हमको सोचना पड़ेगा जब हम कहते हैं कि पॉर्न जो है, बच्चों का पॉर्न जो है वो एक क्राइम है, लेकिन बच्चों को सेक्स प्रोडक्ट भी तो बनाया जा रहा है। अभी टिकटॉक पे एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का होगा शायद 8 साल का या 10 साल का, लड़की होगी 8 साल की 10 साल की, और उन्होंने एक बड़ी रोमांटिक सी वीडियो बनाई थी और वो टिकटॉक पे हजारों बार, लाखों बार उसको व्यू मिले। उनके माता पिता क्या कर रहे थे? और टिकटॉक इस तरह की चीजें बनाता है तो सरकार क्या कर सकती है, एनसीपीसीआर जैसी संस्थाएं क्या करती है? ये सारे सवाल है जिनको आज में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अशोक जी, हमारे बीच में प्रियांक कानूनगो जी भी आ गए हैं, एनसीपीसीआर चेयरमैन। बहुत बहुत स्वागत है प्रियांक जी आपका। तो आपने पूरी चर्चा शायद सुनी ही होगी कि सभी का रोल है, और अशोक जी की जो आखिरी जो सेंटेंस था उसमें एनसीपीसीआर का जो रोल है बच्चों के मामले में, चाहे वो मीडिया को ध्यान दिलाना हो बच्चों के राइट्स के बारे में, या फिर प्लेटफॉर्म्स को ध्यान दिलाना हो बच्चों के राइट्स के बारे में, या नैतिक शिक्षा के बारे में। तो मैं मंच आपके हवाले करता हूँ। जी प्रियांक जी। धन्यवाद दीपक भाई, धन्यवाद आदरणीय अरुण पांडे जी, आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी, आदरणीय मेजर साहब, कि आप लोगों ने आज कम से कम एक समय हम लोगों को दिया और बच्चों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों के माध्यम से एक बातचीत की शुरुआत हो पाई और दुनिया ने ये जाना कि बच्चे बेखबर नहीं हैं, बच्चे बाखबर हैं, और खबरों में किस प्रकार से बच्चों को प्रभावित करने की क्षमता है उससे दुनिया बाखबर रहे। ये सब बातचीत जो आज शुरू हुई, ये बहुत ही, यही आयोग का काम है जो अशोक जी बोल रहे थे कि जो समाज की ज्वलंत समस्याएं हैं या बच्चों से जुड़े जो विषय हैं उनको उभार कर सभी जगह पहुंचाना
और जहां नियंत्रण की आवश्यकता है वहां सरकार की और समाज की दोनों ही पक्षों के बीच में आयोग एक कड़ी का काम करता है कि समाज में जो आत्मनियंत्रण की अवसर, सब कुछ तो सरकार नहीं कर देगी ना। सरकार से आप सब कुछ नियंत्रण की अपेक्षा, कितने नियंत्रण की अपेक्षा कर सकते हैं? आत्मनियंत्रण की भी आवश्यकता है। मुझे अच्छे से याद है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रिंसिपल्स पे जो लोग नाटक किया करते थे, अब तो वो विधा लुप्त सी हो गई है। अगर मृत्यु का दृश्य होता था तो शव को मंच पे नहीं दिखाया जाता था, आपको उस भाव को प्रकट करने के लिए अन्य प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो ये भारत की प्रतिभा है जो बड़े लंबे समय तक दुनिया भर ने मानी, लेकिन अब वो हम लोगों ने पिछले 150 साल में बहुत कुछ खोया है। 200 साल में गुलामी के दौरान बहुत कुछ खोया और उसमें इस तरह की विधाएं भी हमने खोई है। तो ये तो एक सवाल है, लेकिन बच्चों को खबरों से जोड़ने वाली जो बात है, तो आप लोगों ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा समय जब कोरोना का ये समय चल रहा है और बच्चे घर पर ही हैं और पूरे टाइम सभी लोग टीवी देख रहे हैं, तो मार्केट की जहां तक बात है, हम लोग जब विज्ञापनों में बच्चों का इस्तेमाल देखते हैं तो उसके पक्ष में ये दलील दी जाती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट द्वारा कि बच्चे आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट की तरफ और बच्चे प्राइमरी कंज्यूमर्स तो वही है, वही डिमांड करते हैं, प्रोडक्ट जो भी खरीदा जाता है। तब बच्चों का इतना प्रिंसिपल रोल है मार्केटिंग को लेके, तो बच्चों की इस ताकत को अगर मार्केट समझेगा तो निश्चित रूप से ऐसे समाचार जो चलाने वाले चैनल्स हैं आप लोगों के, उनके माध्यम से ये बात भी पहुंच सकती है। और जब पूरा कार्यक्रम पूरे परिवार के लिए बनेगा तब बच्चे उसमें शामिल हैं और आइसोलेट करके देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो परिवार के लिए श्रेयस्कर है वो बच्चों के लिए हितकर है। इसी भाव के साथ अगर सभी लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से आज की ये चर्चा भी सफल होगी। और आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत आभार। आशा करता हूँ कि आइंदा भी आगे भविष्य में उनको आपका स्नेह और साथ इस तरह मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।